चित्रा जी, सबसे पहले तो कि मैं सीएसडीएस के डेटा के बारे में बात करूं तो सीएसडीएस का डेटा बिल्कुल ही विश्वसनीय नहीं है। उस पर विश्वास करना भी नहीं चाहिए। सीएसडीएस मूलतः एक वामपंथी गिरोह का केंद्र है और वहां से एक प्रकार का नैरेटिव चलाया जाता है। हालांकि सीएसडीएस के डेटा ने यह भी कहा है कि 12% के आसपास का कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के वोटों के मत में इतने प्रतिशत का अंतर है, जो भारतीय जनता पार्टी को एक मैसिव मैंडेट की तरफ ले जा रही है। दूसरी बात, अभी घनश्याम तिवारी महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सारे पेट्रोल डीजल सब है। अरे 14 राज्यों में तो आज के दिन भी विपक्ष की सरकार है। केरल में है, तमिलनाडु में है ना। कौन सी जगह महंगाई कम कर दिया आपने? कौन सी जगह बेरोजगारी आपने खत्म कर दी? कौन सी जगह अच्छा आपने वातावरण फैला दिया? शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में कौन से ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया? राहुल गांधी का टकाटक 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 वाला एक भाषण, जिसको आशुतोष भी मजेदार बात है, राहुल गांधी जब 150 की बातें करते हैं तो अपनी बहन से भी पूछ लेते, वो 180 बोलती हैं। सीधा रमैया से भी पूछ लेते, जो 200 से 220 के बारे में बात करते हैं। राहुल गांधी दूसरे पार्टियों के बारे में बात करते हैं कि वो कितना ला रहे हैं, अपने बारे में बात नहीं करते हैं। अपने बारे में उनके 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 जो बौद्धिक पत्रकार जगत के लोग हैं वो कहते हैं कि 70 से ज्यादा सीटें नहीं आ सकती है। इंडिया टुडे में भी हमने एक डिस्कशन में देखा 70 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी नहीं ला सकती। तो क्या ये एकाएक ये 420 तो पार के बात कर रहे हैं घनश्याम तिवारी? क्या वाकई है क्या? एक और बात, भ्रष्टाचार के बारे में कौन बात करे? मुलायम सिंह की पार्टी बात करे। मुलायम सिंह पार्टी खुद ही आय से ज्यादा संपत्ति के बारे में। मुलायम सिंह का परिवार कौन बड़ा धन्ना सेठ है? कहां से इनकी आय इतनी ज्यादा हो गई भाई? कौन सा ये इनकी इंडस्ट्री है? मुलायम सिंह ये लालू प्रसाद यादव की कौन सी इंडस्ट्री है जो इतने सारे करोड़ के रुपए के वो मालिक बन बैठे हैं? भ्रष्टाचार के बारे में यदि मुलायम सिंह की पार्टी बात करे, लालू प्रसाद की पार्टी बात करे, जो कन्विक्टेड मुजरिम है, जिनको जेल की सजा हो चुकी है भ्रष्टाचार के मामले में, और वो इंडी गठबंधन के हिस्से हैं, ये सारे भ्रष्टाचारी एक साथ आकर के खड़े हो गए हैं। वो जब भ्रष्टाचार, नैतिकता, राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं तो ऐसा ही लगता है, एक अंग्रेजी में कहावत है, डेविल इज कोटिंग द स्क्रिप्चर, जैसे शैतान कोई वेद मंत्र पर उच्चार की बात कर रहा हो, ऋग्वेद से पठन पाठन कर रहा हो। तो ये थोड़ा सा बचता नहीं है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री ने आज जय श्री राम का नारा लगाया, बिल्कुल सही किया। अरे भाई, आज रामनवमी के दिन क्यों नहीं बात किया जाना चाहिए? और राहुल गांधी और ये पूरा इंडी गठबंधन है, रोज जाति जनगणना, तो ये जातीयता और इस देश में जाति विभाजन को लेकर के जो बात कर रहा है, उसके ऊपर जो पोलराइज करने की राजनीति की जाती है, वो गलत नहीं है, वो खराब नहीं है। जाति से बड़ा तो धर्म है, तो धर्म की बात करना अपने आप में जातीयता या जातिगत जनगणना बिहार से ही आई है। तो मुझे लग रहा है नवल किशोर जी से मैं टिप्पणी ले लेती हूँ। हाँ, नहीं, मैं तो इसीलिए एक 10 सेकंड और बात कर लूं। आज प्रधानमंत्री ने जो कहा वो बिल्कुल कहा, वो 500 वर्ष पुरानी बात याद दिला रहे हैं। इस देश के जनमानस को 500 वर्षों की याद दिलाई जानी चाहिए या नहीं? जो उत्तर भारत के अंदर हजारों मंदिरों को इस्लामिक आक्रांताओं ने तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया। यदि वहां पर भगवान राम का जन्मभूमि यदि बनता है और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और सूर्य की कुंडलों से उनका तिलक किया जाता है, इस पर इनकी छाती क्यों फट रही है? इनको क्यों परेशानी हो रही है? राहुल गांधी कहीं भी जाते हैं मंदिर में, तो लगता ही नहीं है कि उनके अंदर भावना है। कहीं भी नहीं लगता है कि हमारे साथ बहुत दिनों के बाद प्रोफेसर नवल किशोर जी जुड़े हैं। एक बार मैं उनकी टिप्पणी ले लेती हूँ। ठीक है सर, ओके। नवल किशोर जी, उनका ये सवाल है कि अगर सूर्य का तिलक किया जा रहा है भगवान श्री राम को रामनवमी के मुद्दे पर, तो वो पूछ रहे हैं कि आप लोगों को दिक्कत क्या हो रही है। और इसी के साथ ही साथ जातीय जनगणना या बाकी मुद्दों पर आप लोग बीजेपी को घेर रहे हैं। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर हमने 3 राज्यों के रिजल्ट भी मौजूदा वक्त में देख लिए थे, जब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजे आए। वहीं आपसे मेरा सवाल है, बार बार दावा किया जा रहा है 150 के भीतर सिमट जाएगी बीजेपी। अब आंकड़ों की बात करें, 2019 में आरजेडी के पास 0 सीटें, कांग्रेस पार्टी ने 52 सीटों पर जीत हासिल की थी, अखिलेश यादव की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, 2 उपचुनाव वो हार गए थे। तो फिर 150 सीटों पर कैसे आप लोग अब बीजेपी को रोक देंगे? देखिए चित्रा जी, सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात राम के विषय में बात करने वाले या मानने वालों की है कि राम भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। और जिन्होंने देश का, समाज का बेड़ा गर्क किया है, उनका बेड़ा कभी नहीं पार कर सकते हैं, ये भी सच बात है।
जहां तक आपने जातीय जनगणना की बात की, जो जाति के आधार पे जिन समूह को, बड़े बड़े समूह को सदियों से तरसाया गया है, शोषण किया गया है, अगर उनके विकास की बात की जाए और उनका रास्ता जो है विकास का उनके जातिगत जानकारी के आधार पे ही हो सकता है कि उनका विकास कैसे किया जाए, तो ये तो जो लोग जातियों के आधार पे सदियों से वर्चस्व स्थापित किए हुए हैं उसका फायदा उठाया है, गुणहीन होते हुए भी गुणवान बने हुए हैं, मेरिट विहीन होते हुए सबसे पहले पंक्ति में, उनको दिक्कत तो होगी। जातीय जनगणना कराकर और जाति के आधार पे भागीदारी और हिस्सेदारी तय हो, बिहार ने 75% हिस्सेदारी तय किया, उसके आधार पे तो जरूर दुख होगा उनको। जहां तक समावेशी विकास का रास्ता जाता है वो जातीय जनगणना के आधार पे ही हो सकता है। जातीय जनगणना की बात पहली बार नहीं, आपने देखा होगा कि SC/ST का रिजर्वेशन तो स्वाधीनता प्राप्ति के बाद ही है, जातीय जनगणना होती थी उनके पहले। और जिनका जो बड़ा समूह OBC है उसका जब गणना होगा तो क्या जातिवाद आ जाएगा? जातिवाद, जातियों की जानकारी के आधार पर उनकी हिस्सेदारी तय करने वाले को जातिवाद वही लोग कहते हैं जो जातियों का फायदा लेते रहे हैं सदियों से और उनको दुख हो रहा है। जहां तक बिहार सरकार ने जो काम किया है उसको पूरे देश ने एक मॉडल के रूप में देखा है कि कैसे जानकारी के आधार पर हिस्सेदारी दिया गया और कहा गया जो 90 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया उसमें तो सब है, ऊंच नीच नीचे जितने भी जाति हैं, वो चाहे सवर्ण हो, चाहे गरीब परिवार हो, चाहे वंचित परिवार हो, चाहे पिछड़ा हो, सबका है। उनके जब विकास की बात की जाए कहां से उसमें जातिवाद आता है? जहां तक इस सरकार की सवाल है, क्यों यह सरकार जा रही है 405 नवल किशोर जी, आपसे एक सवाल है, धीरेन्द्र जी उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, ठीक है? नवल किशोर जी, आप लोगों ने, लालू प्रसाद यादव का 15 सालों तक राज था, उसके बाद मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार जो खुद भी पिछड़े समुदाय से आते हैं, कोई ऊंची जाति का पिछले 35-40 सालों से तो मुख्यमंत्री बना नहीं है बिहार में, ठीक है? तो आप लोगों को अचानक से क्यों याद आ गई जब आरजेडी शून्य पर आकर सिमट गई और नीतीश कुमार भी बीजेपी से जब अलग होकर अकेले चुनाव लड़ते 2014 में हमने 2 सीटों पर उनको भी सिमटते हुए देख लिया। आप लोगों को जातिगत जनगणना की तब याद आई जब अस्तित्व की लड़ाई लोकसभा में आप लोगों के लिए शुरू हो गई है, क्यों नहीं माना जाए? और मौजूदा वक्त में जब देश तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ा है, हमें दुनिया के तमाम देशों को पीछे करना है अपनी शिक्षा की बदौलत। आप मेरा सवाल सुन ले सर, अपनी शिक्षा की बदौलत, अपनी काबिलियत की बदौलत देश को आगे ले जाकर, गरीबी दूर करके सबको समान शिक्षा का अधिकार देकर, उस वक्त पर हम अंग्रेजों की तरफ फूट डालो राज करो की बात करेंगे। जातिगत जनगणना में हम क्यों, आप जातिगत जनगणना कराइए, लेकिन समाज के मन में क्या जहर डालने का काम नहीं किया जा रहा है? जाति में विभाजित जो समाज होता है, क्या वो आगे बढ़ सकता है? नवल किशोर जी, आप तो इतने सीनियर है, पढ़ाते हैं बच्चों को, शिक्षा जब देने जाते हैं तो पूछते ही क्या है कि तुम बताओ, ऊंची जाति को तुमको नहीं पढ़ाएंगे, तुम नीची जाति के हो, तुमको हम 1 घंटे ज्यादा पढ़ाएंगे। आप करते हैं क्या ऐसा नवल किशोर जी? चित्रा जी, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है, और आप सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए कि 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो जितने भी सवर्ण वर्ग के समाज थे वो क्यों पिछड़ों को मारना शुरू कर दिए? गली और मोहल्ले में क्यों मारना शुरू कर दिए? नंबर 1। नंबर 2, जब सवर्ण के लिए, जब सामान्य वर्ग के लिए जब आरक्षण हुआ तो ना टीवी डिबेट हुआ कि मेरिट की हत्या हो रही है। आप तो मेरिट की हत्या 1990 में कर रहे थे कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिल गया, इसका मतलब ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना मेरिट की हत्या है। ये मेरिट की हत्या बनाम सवर्ण आरक्षण में मेरिट का कुछ नहीं हुआ। ये कैसा आप गैर तार्किक बात करते हैं? मुझे लगता है कि जब भी विमर्श हो तो कम से कम उन चीजों को ध्यान में रखा जाए जो आप एक बात कहते हैं उसके आधार पे। जब ये बात कही जाती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, जो गरीब वंचित समाज है, खासकर SC/ST OBC से आता है, उसको अगर बराबरी होता अब तो आप कुछ नहीं कहा, आप बराबरी डाल दीजिए और उसके बाद कहिए कि नहीं ऐसा क्यों। सर, जब आप इस तरह की बातें करेंगे ना तो फिर बिहार की जनता हंसेगी आप लोगों पर। नवल किशोर जी, मैंने बिहार में इतनी रिपोर्टिंग की है। सर सुनिए ना, मैं आपको बताती हूँ बिहार की तस्वीर क्या है। बच्चे क्लासरूम के बाहर पढ़ाई करते हैं और क्लासरूम के अंदर मैंने रिपोर्टिंग की थी कैसे वहां पर शौच पड़ा रहता था और बच्चों को मजबूरी में बाहर रहकर वहां पर पढ़ाई करनी पड़ती थी। मैंने रिपोर्टिंग की है कि बाढ़ में जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है, लाखों लाख का घर डूब जाता है, तो फिर चाहे वो बीजेपी और जेडीयू की आपस में मिलजुल कर सरकार हो या आरजेडी या जेडीयू की मिलजुल कर सरकार हो, आप लोग लाखों के घर के नुकसान की भरपाई 6,000 रुपए देकर करते हैं। सर, ये जाति से समझ में आएगा क्या? लेकिन ठीक है, आपका ये पक्ष है, आपने सवाल उठाया। मुझे लगता है धीरेन्द्र जी आप पहले जवाब दे दीजिए, संगीत रागी जी बाकी मेहमानों के पास में आऊंगी। ठीक है, आपने महत्वपूर्ण बातें कही है। आपको लग रहा है कि जातिगत जनगणना से बहुत भला हो जाएगा अगर गरीबों का, तो ठीक है। चित्रा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। एक छोटी सी टिप्पणी करूं? आ रही हूँ आशुतोष।
मैं पहले देशवासियों को रामनवमी एक बार धीरेन्द्र जी की बात हो जाए, उसके बाद बाकी लोग बोलिएगा प्लीज। देशवासियों को, और आज का दिन बड़ा पवित्र है, पूरा देश हर्षोल्लास में है। कुछ लोगों को जरूर ये खटक रहा है, ये वोट का विषय दिख रहा है, लेकिन हमारे आस्था का ये विषय है। अभी नवल जी बोल रहे थे, ये तो रजिस्टर्ड मुजरिम पार्टी के न है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पंजीकृत हैं, वो मुजरिम है जिस पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। जातीय जनगणना जब हो रहा था तो सभी पार्टियों ने उसका समर्थन किया था चित्रा जी, और जब जातीय आई निकल के तो जो बहालियां हुई, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे बिहार में हो, MOI समीकरण को लेकर चलने वाले ये दोनों समाजवादी और आरजेडी, दोनों ने क्या किया, मोस्टली यादव एक जाति को सिर्फ नौकरियां मिली है, चाहे उत्तर प्रदेश में कोई बहाली हुआ हो या बिहार में हुआ हो। और अगर ये पिछड़ों की बात कर रहे थे तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ सारे पिछड़े और अति पिछड़े उनके नेतृत्व में आ गए, इनको छोड़ करके। इनको तो ये समझ में नहीं आता है, भ्रष्टाचारी लोग हैं। दूसरी बात है कि इन लोगों का चरित्र क्या है कि कल अभी 4 लोकसभा की चुनाव प्रचार आज शाम में थम रहा है बिहार में। 4 का 4 लोकसभा हमारे NDA में है चित्रा जी, लेकिन कल इन्हीं के नेता जमुई में चिराग पासवान जी को जिस अभद्र भाषा में इनके लोगों ने गाली दिया है, मैं उसको सुनवा नहीं सकता हूं। वायरल हो रहा है सबका, कितना नैतिक पतन हो गया है कि कोई दलित मजदूर अगर बिहार में एक हो रहा हो, बड़ा हो रहा हो, नेतृत्व उसको मान रहा हो बिहार का लोग, तो उसको गाली दिलवाने का काम कर रहे हैं। और लिटरली इतनी भद्दी गाली है जो कहीं पे सड़कों पे दिया जाता हो, गली मोहल्लों में दिया जाता हो, और वहां पे तेजस्वी यादव जी मौजूद रहते हैं। 4 सीटें बिहार में जो आज थमी है, पिछले रिकॉर्ड से मैं ज्यादा बड़े रिकॉर्ड से, चाहे वो जमुई हो, नवादा हो, गया हो या औरंगाबाद हो, चित्रा जी 2 लाख 3 लाख वोटों से जीतेंगे। और हमारे नेता जैसे बिहार और बिहार के लिए जीते बिहारियों के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हर घर में पहुंचे हुए हैं। ठीक है, ये जीत का दावा आप कर रहे हैं। जैसे जैसे एक एक चरण के मतदान होते हुए चले जाएंगे, समझ में आ जाएगा। धीरेन्द्र जी, ये जो आप लोग पीठ थपथपाते हैं ना कि जातिगत जनगणना का हमारी पार्टियों ने भी समर्थन किया, बीजेपी ने भी समर्थन किया। PCR प्लीज मेरे कान से आवाज हटाइए, PCR की। मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ धीरेन्द्र जी, और मेरा सीधा सा सवाल आपसे, नहीं आप मेरी बात सुनिए धीरेन्द्र जी, मेरी बात सुनिए। जब आप लोग कहते हैं कि हम सारे पार्टियों ने, चाहे वो बीजेपी हो, ये हो, वो हो, आप लोगों की LJP हो, सभी ने मिलकर जातीय जनगणना का समर्थन किया। सर, इस देश में 1931 के बाद अगर जातिगत जनगणना कुछ नहीं हुई तो उसके पीछे कोई वजह रही होगी। उसके बाद अगर जातिगत जनगणना हुई और उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए तो उसके पीछे कोई वजह रही होगी। 2011 के आंकड़े तो UPA सरकार के हैं, लेकिन वो आंकड़े आज तक जारी नहीं किए गए, उसके पीछे कोई वजह रही होगी ना। आप लोग ये जो पीठ थपथपाते हैं अपना कि हमने जातिगत जनगणना का समर्थन कर लिया, सर आप लोग फूट डालेंगे, लोगों के बीच क्या जाकर बताएंगे कि हम जातियों के आधार पर ये तय करेंगे कि तुम गरीब हो और तुम अमीर हो? क्या ये दिन इस देश को देखने पड़ेंगे? नहीं, आप लोग ये जो पीठ थपथपाते हैं ना कि हमने भी समर्थन किया, सर जाति के आधार पर आपको गरीब पता नहीं चल जाता है, उसका घर, उसकी वेशभूषा, उसका खाना पीना, उसकी बोलचाल और उसकी शिक्षा के स्तर को देखकर, और आप लोग पीठ थपथपाने लगते हैं जातिगत जनगणना और जाति के आधार पर समाज को बांटकर। अब बोलिए, जवाब आप ही से लेना है। पीठ थपथपा रहे हैं तो बोल ही लीजिए, बोलिए धीरेन्द्र जी। पीठ थपथपाने की बात नहीं, आज 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त में अनाज मिल रहा है, उस समय हमने जात देख के नहीं दिया है। हमारे संस्थापक नेता रामविलास पासवान जी जब केंद्र में मंत्री थे इसी मोदी सरकार में, तो मोदी जी को जब इन्होंने प्रस्ताव दिया उसको माना, तो उसमें हमने जात देख करके तो राशन देने का काम नहीं किया है, और उससे राज्य को और देश को घाटा भी नहीं हो रहा है। आप बताइए कि हमने उसमें कोई जाति को देखा है क्या? अगर कहीं पे कोई जातियों की गणना होती है, सही में वो पिछड़ रहा हो, आज जातियों की गिनती हुई तभी ना पता चल रहा है कि किसी एक ही जाति को नौकरी उत्तर प्रदेश में क्यों दी जा रही है, बिहार में क्यों एक ही जाति को नौकरी दी जा रही है। ठीक है नवल किशोर जी, पहले आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाती हूँ। घनश्याम तिवारी जी आ रही हूँ आपके पास। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बोलिए नवल किशोर जी, क्यों मुस्कुरा रहे हैं उनकी बातों पर? देखिए, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि जब रामविलास पासवान की पार्टी कहती है कि जातीय जनगणना का मैंने समर्थन किया, और आप कहते हैं कि जातीय जनगणना से जातिवाद आता है, रागी जी कहते हैं कि जातीय जनगणना से जातिवाद आता है। जातीय जनगणना 1931 के बाद भी हुई है, SC ST की गणना हुई है, महिलाओं की गणना हुई है,
धर्म के आधार हाँ। पर गणना हुई है तो डेटा जारी नहीं किया गया है। सुन लीजिए SC ST की हुई है, सभी की नहीं हुई है। आप बताइए ना, आप कांग्रेस पार्टी के साथ नवल किशोर जी। नहीं, सुनूंगी बिल्कुल मैं आपको। आप बहुत दिन के बाद आए हैं, मुझे जवाब दीजिए। 2011 में ये जो जातिगत जनगणना कराई गई थी, यूपीए सरकार ने क्यों नहीं डेटा रिलीज किया? आप इसका जवाब दीजिए, आपको तो पता होगा, आप अभी कांग्रेस पार्टी के साथ में है, बताइए क्यों नहीं रिलीज किया? आप यूपी के हिस्सेदार थे, बोलते लालू प्रसाद यादव जी। हाँ, क्यों नहीं जारी किया? आंकड़ा क्यों नहीं जारी किया? मुझे बिल्कुल पता है, और ये बात स्वर्गीय अरुण जेटली को भी पता है, ये बात राजनाथ सिंह को भी पता है। सदन के पटल पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल जारी होगा, और उसके बाद नित्यानंद जी कहता है कि नहीं होगा। इनको चुप तो कराइए पहले। और दूसरी बात ये है, सुन लीजिए पहले। अरे धीरे कर सुन लो पहले। कहाँ बिना मतलब का बोलते रहते हो? बिना मतलब का क्यों बोलते रहते हो? समय से बोलो ना, आप अपने समय में बोलिए। नवल किशोर जी को सुन लीजिए, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, सुन लीजिए। ठीक है, एक जल्दी से नवल किशोर जी अपनी बात खत्म कीजिए, बाकी लोगों के पास भी जाना है जल्दी से। चित्रा जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मैं आपकी बात की सहमत हूँ कि जाति के आधार पे गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन 5000 साल से जातिगत गैर बराबरी का दंश किसने झेला है? अगर उसके विकास की बात की जा रही है, उसकी जानकारी तो होनी चाहिए ना। आपको या किसी को क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? अगर उसकी हम जानकारी हासिल करके और उसके विकास के लिए उनको मुख्य धारा में लाने के लिए अगर कोई काम और ठोस प्रस्ताव देते हैं दिक्कत तो नहीं हो रहा है। परेशान हो रहा है? मैं तो बस ये बता रही हूँ कि गरीब को जाति के चश्मे से मत देखिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। गरीब को गरीब की नजर से देखना चाहिए, उसके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए।